अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है? अब आप लोगों को पता होगा कि हमने किसी चीज़ को जब किसी चीज़ का वज़न नापना होता है तो हम किलोग्राम्स में या ग्राम से नापते हैं। अगर हमने कोई लिक्विड चीज़ का वज़न करना तो हम लीटर्स में करते हैं और दर्जन भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स इतने छोटे होते हैं हम अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते। ओके, जब हम उनको आंखों से देख नहीं सकते तो अब उनका वज़न कैसे करेंगे? तो साइंटिस्ट ने जब जो चीज़ों को मिला के उनका वज़न किया तो जो सबसे भारी एलिमेंट था वो कार्बन निकला। ओके, तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि कार्बन को उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि इसके साथ हर चीज़ रिलेट करनी है। एक पलड़े में कार्बन रखा, दूसरे पलड़े में कोई भी और एटम रखा, ठीक है, और इसको चेक किया तो कार्बन का वज़न हमेशा ज़्यादा था, तो उस वज़न के लिहाज से अब उसको कह दिए कार्बन 12। जो आइसोटोप वो इस्तेमाल करते थे उसको कहते थे कार्बन 12। अब कार्बन 12 के साथ उन्होंने हर चीज़ रिलेट करना शुरू कर दी, तो उन्होंने कह दिया रिलेटिव टू कार्बन 12 एटॉमिक मास, कि कोई चीज़ कार्बन से कितनी वज़नी है, कोई चीज़ कार्बन से कितनी हल्की है। तो इस तरीके से उन्होंने एटम का वज़न मालूम करना शुरू कर दिया। तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट करना। तो लोगों ने एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स को कार्बन के एटम के साथ रिलेट करके उसका वज़न का पता लगाया, तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Ever since the existence of atom was recognized, the chemists were trying to find out a method which would allow them to compare the masses of different atoms. उन्होंने कहा जब से chemists दुनिया में आए हैं वो शुरू से ही कोशिश कर रहे थे कोई ऐसी चीज़ हमें मिले जिसके साथ वो किसी भी चीज़ के वज़न को रिलेट कर सके. It was necessary because without knowing the relative masses of atoms, we would not know in which ratio of masses we fix the reactants to carry out chemical reaction. यानी उनको नहीं पता था कि वो क्या चीज़ ऐसी करेंगे कि जिसमें रिएक्टेंट्स को मिक्स करके केमिकल रिएक्शन किया जाए। मतलब कितनी मिकदार में कोई एटम इस्तेमाल करेंगे और कोई दो एटम्स मिला के इनका रिएक्शन करवाएं, मतलब मिकदार का उनको सही अंदाज़ा नहीं था। ये सिर्फ ना इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मेन बात करते इन 1961 द केमिस्ट अडॉप्टेड अ न्यू स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एटम। 1961 में साइंसदानों ने, केमिस्ट्स ने एक मेजरमेंट का स्केल बनाया जिसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। द यूनिट मास ऑन द स्केल इज़ 1/12 और उसको स्केल का नाप दे दिया 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। उन्होंने कहा 1/12 कि कार्बन का जो 12 है उसका पहला हिस्सा, 2/12 का मतलब कार्बन के मास का दूसरा हिस्सा, 3/12 का मतलब कार्बन के मास का चौथा हिस्सा। तो द यूनिट मास ऑन द स्केल इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12. The mass of one atom of carbon on this scale is exactly 12 and the masses of other atoms are measured relative to this unit. तो उन्होंने क्या किया, वो जो स्केल था उसका जो कार्बन का मास था वो 12 था और बाकी जो चीज़ें वो मैयर करते थे और रिलेट करते थे 11/12, 1/12, 3/12, 4/12, ठीक है। The relative atomic mass of an element is thus defined as the mass of an atom of that element relative to the mass of light isotope of carbon taken as 12. अब आप लोगों ने डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन करनी है। द मास ऑफ एन एटम, यहाँ से स्टार्ट करनी है। द मास ऑफ एन एटम ऑन द कार्बन 12 स्केल। अच्छा जी, अब हमने ज़रा डेफिनेशन देखनी है। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ से स्टार्ट करना है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज थस डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये मतलब किसी भी एटम का मास, उसका वज़न उस एलिमेंट का रिलेटेड टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एज थस एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, और हम इसके मास को हम एक्सप्रेस करेंगे AMU। उसका यूनिट क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कि 12वां हिस्सा कार्बन 12 का। अब 1 AMU, अब 1 AMU किसके बराबर है, 1.67377 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इसके बराबर है 1 AMU। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो मास है एक एटम का इज़ 1.007। वो एटॉमिक मास जो स्केल बनाया हुआ था उन्होंने कार्बन 12 का, उसका कितना है 1.007। इसी तरीके से मास ऑफ एटम ऑफ सल्फर 32 का 31.97 AMU, ठीक है। ये सल्फ़र का इतना मास है 31 और हाइड्रोजन का इतना मास है 1.007। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब ये थोड़ा सा मज़ीद बेहतर समझाने के लिए देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। अब हमने मैग्नीशियम की बात की, रिलेटिव एटॉमिक मास मैग्नीशियम की, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब उसका अपना जो मास है मैग्नीशियम का हमने ऊपर लिखना है, 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, और जो कार्बन 12 का मास है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है उसको हमने नीचे लिखना है 1/12 मल्टीप्लाई बाई 12, मतलब कि कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 AMU। इस तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम का मास आ गया कि मतलब कार्बन के जब दो एटम्स इस्तेमाल करें तो वो मैग्नीशियम के 8 एटम के मुताबिक होंगे। कि क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब कार्बन के साथ मैग्नीशियम के मास को रिलेट किया गया। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटॉपिक अबंडेंस। अब किसी ने रिलेटिव एटॉमिक मास का मालूम करना है आइसोटॉपिक अबंडेंस। आइसोटॉपिक अबंडेंस का क्या मतलब है कि कोई एटम कितना इस दुनिया में अबंडेंट है, ज़्यादा पाया जा रहा है, कितने %। अब इसलिए हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं रिलेटिव आइसोटॉपिक मासेस की। डिफाइन रिलेटिव आइसोटॉपिक मासेस, यहाँ से स्टार्ट करना है। एन एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटॉप्स विद डिफरेंट मास नंबर्स। कह रहे हैं कि एलिमेंट के पास मुख्तलिफ आइसोटॉप्स हैं और उससे डिफरेंट मास नंबर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, उसके डिफरेंट मैसेज हैं। दीज मैस नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटॉपिक मैसेज। एंड हम मैसेज को क्या कहते हैं, रिलेटिव आइसोटॉपिक मैसेज। ईच आइसोटॉप विल हैव इट्स ओनली ऑन नेचुरली ऑकरिंग अबंडेंस। हर एटम की, हर आइसोटॉप की अपनी ख़ास अबंडेंस है, मतलब अपनी हर कोई अपने मुताबिक इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। एंड विच इज़ कॉल्ड आइसोटॉपिक अबेंडेंस, जिसको हम बोलते हैं आइसोटॉपिक अबेंडेंस। डिफाइन आइसोटॉपिक अबेंडेंस आएगा तो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना ईच आइसोटॉप से। Each isotope will also have its own naturally occurring abundance which is called isotopic abundance। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक लेके जाना है पूरी डेफिनेशन, क्योंकि फिर आपने फार्मूला भी लिखना है कि आइसोटॉपिक अबंडेंस को मालूम करने का क्या फार्मूला है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। अब हर आइसोटॉप का अपना अपना मास होता है, वो लिखना है आपने। रिलेटिव आइसोटॉपिक मास M1 P1 उसकी अबंडेंस है, M1 उसका मास है, प्लस M2 P2 और दूसरा आइसोटॉप है उसकी अबंडेंस और उसका मास, M3 P3 तीसरी आइसोटॉप और उसका मास, डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, देखिए सैम्पल 1 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए सैम्पल 2 से हम स्टार्ट करते हैं। सैम्पल 1 ज़रा सही तरीके से पूरी नहीं आ रही थी, वो बुक पे होगी, तो वो भी सेम इसी तरीके की जैसे सैम्पल 2 है। सैम्पल 2 आप लोगों को मैं समझाती हूँ। कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। हमें पता है क्लोरीन का जो है ना एटॉमिक मास वो 35.45 है। ठीक है, व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45, ये हमारे पास क्या आ गया M1। रिलेटिव आइसोटॉपिक अबंडेंस 31, क्लोरीन 37। अब जो आइसोटॉप है ना 37 वाला, ठीक है, उसकी अबंडेंस है 24.23%, मतलब P2 उन्होंने बता दिए 24.23%। रिलेटिव आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। अब जो दूसरा क्लोरीन है उसकी कितनी अबंडेंस है 75.77, जो क्लोरीन 17 है ना उसकी ये वाली अबंडेंस है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.45, जो 31, एक क्लोरीन का आइसोटॉप था उसका मास था 35, एक क्लोरीन का आइसोटॉप है उसका मास है 20, उसका मास है 37। ठीक है, दूसरा आइसोटॉप का। और पहले आइसोटॉप की अबंडेंस है 75, दूसरे आइसोटॉप की अबंडेंस है 24। अब हमने M1 P1 प्लस M2 P2 करना है। हमने क्लोरीन को एक साइड पर रखना है क्योंकि हमें क्लोरीन का निकालना है। बाकी हम चीज़ों को प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड पे जाके हम जहाँ पे एक चीज़ प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस करेंगे। और फिर उसके बाद एक चीज़ जब इस तरफ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी 34.95। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन इज 34.95। ये देखें ज़रा, दोबारा से एक दफ़ा देख लें। देखें, हमें जो मेन क्लोरीन है उसका नहीं बताया हुआ। ये देखें Cl के बारे में हमें नहीं बताया हुआ। ठीक है, मेन क्लोरीन के बारे में हमें उन्होंने नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो हमने ये वाला क्लोरीन फाइंड करना। नेक्स्ट Cl37, जो दूसरा आइसोटॉप है उसकी अबंडेंस उन्होंने बता दिया। एटॉमिक मास क्या है 37 और उसकी अबंडेंस क्या है P2 क्या है 24.23। देखें M1 ये हो गया, M1 ये हो गया P1। ठीक है, इन द सेम वे M2 एंड P2। ठीक है, M2 एंड P2। पहले हो गया M1, पहले हो गया M1 और P1। ठीक है, M1 का उन्होंने हमें एटॉमिक मास नहीं बताया तो हमने Cl लिख दिया। अबंडेंस बताई है जो है 75। ओके, और
M2 है हमारे पास क्लोरीन का जो 2 वाला है आइसोटॉप 37, वो उसका मास है, और उसकी अबंडेंस P2 है हमारे पास 24.23। अब क्लोरीन इधर ही रहेगा क्योंकि हमें क्लोरीन का नहीं पता, उसका एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें नहीं पता। हमने क्या करना है, 37 को मल्टीप्लाई करना है 24.23 से और प्लस कर देना है 75.77। हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या किया, इस तरफ ये देखें, ये वाला जो हमें मैथ्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से हमने माइनस किया ये जो आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की वजह से जो आंसर आया था वो हमने इससे माइनस किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, ठीक है, 2648.49, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो उधर जाके ये वाली चीज़ डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो गया हमारे पास 34.95 क्लोरीन। एक आइसोटोप है क्लोरीन का 35, दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन का 37, तीसरा आइसोटोप है क्लोरीन का 34.95। मतलब कि क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स थे जिसमें से उन्होंने 2 के बारे में बताया हुआ था रिलेटिव एटॉमिक मास, और एक का रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बताया था। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पुट करके उसमें निकाल लिया है रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।